टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले मैं आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं, देखें ऑस्मोटिक प्रेशर किस प्रोसेस की वजह से होता है, और वो प्रोसेस है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? आप लोगों ने ये चीजें डेली लाइफ में यूज भी की होती हैं, लेकिन पता नहीं होता ना कि कौन सी टेक्निकल टर्म हम अपनी लाइफ के अंदर एब्जॉर्ब कर चुके हैं। सिंपल सी बात, आप लोग सूखे चने भिगोने को डालते हो, राजमा भीगने को डालते हो, तो आपने देखा है स्पेशली ब्लैक ग्राम्स आपने देखे होंगे, आप उनको पानी में डालिए स्वेल हो जाते हैं, है ना। सफेद चने होते हैं, काबुली चना जिनको बोलते हैं, उनको पानी में डालिए वो भी स्वेल कर जाते हैं, अपने साइज का ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। मतलब पहले उनको सुखाया गया, पानी अंदर से बाहर चला गया, दैट इज कॉल्ड एक्स ऑस्मोसिस। फिर आपने उसको पानी में डाला तो पानी फिर से उनके अंदर वापिस चला गया, दिस इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। एंड मतलब एंटर, एक्स मीन्स बाहर। तो ये तो वो तरीके हैं जिसमें हम लोग ऑस्मोसिस को यूज करते हैं। हम लोग जो भी चीज धूप में सुखा के लंबे टाइम के लिए रख लेते हैं, आप इसको यूज कर रहे हो, ऑस्मोसिस हो रही है, अंदर से पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ एक टेक्निकल टर्म्स लूंगी, फिर मैं आपकी डेली लाइफ के ऊपर भी आऊंगी कि कहां हम इसको यूज करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय एबे नॉलेट इन 1748। व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने शुगर का सॉल्यूशन लिया, बिल्कुल चाशनी बना दी। तो ये था शुगर का सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को उसने डाला थिसल फनल के अंदर। ये ऐसे होती है ऊपर को, उसने इन्वर्टेड रखा इसको, थिसल फनल को। ये इसका माउथ है थिसल फनल का। तो इसके माउथ के ऊपर व्हाट ही अटैच्ड, दिस इज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, परमिएबल मतलब परमिशन, सेमी मतलब पूरी परमिशन नहीं है, थोड़ी परमिशन है। तो ये जो यहां पे उसने मेम्ब्रेन यूज की है, मैं वैसे आपको बता देती हूं, इट मे बी एनिमल ब्लैडर, ये हो सकता है एनिमल ब्लैडर, ये हो सकती है सेलोफेन, ये हो सकती है पर्चमेंट मेम्ब्रेन। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ही मे यूज एनिमल ब्लैडर और सेलोफेन मेम्ब्रेन और पर्चमेंट मेम्ब्रेन। और इसकी क्वालिटी क्या है, यहां देखिए, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, only solvent molecules to pass through it and not the solute molecules। इस मेम्ब्रेन में से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं और कुछ नहीं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास करेंगे लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं करेंगे। इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो अब सॉल्यूट कौन है इसमें? शुगर। इस केस के अंदर वी आर हैविंग सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? शुगर। शुगर का सॉल्यूशन बनाया है तो शुगर हो गई सॉल्यूट, और सॉल्वेंट हमने क्या यूज किया है? वाटर। सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, अब देखो, जब ये सॉल्यूशन बन गया, उसने उसको थिसल फनल में भरा, उसके ऊपर लगाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो स्टेज है, दिस इज इनिशियल स्टेज ए, इट वाज इनिशियल स्टेज। और यहां मैं बनाऊंगी बी, इट वाज फाइनल स्टेज। देखते हैं दोनों में क्या फर्क आता है। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो दोनों पे लगी है, क्योंकि इसी कंडीशन की ये सेकंड सिचुएशन है, थिसल फनल। और अब उसने क्या किया, इसको इन्वर्ट करके प्योर वाटर के अंदर रख दिया, प्योर सॉल्वेंट। थिसल फनल के अंदर था सॉल्यूशन,
तो इट वॉज शुगर सोल्यूशन, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, दोनों साइड ही सेम चीज रहेगी, वाटर। ओके, अब क्योंकि अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब अंदर वाटर कम है, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आने शुरू हो गए। सिर्फ इस मेम्ब्रेन के थ्रू आएंगे। आप सोचेंगे यहां से जा रहा है, ऊपर कहीं से नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर अब शुगर का सॉल्यूशन थोड़ा सा डाइल्यूट होना शुरू हो गया, क्योंकि बाहर से वाटर मॉलिक्यूल इसमें आते जा रहे हैं। तो जाएगा कहां पे, ये लेवल बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, यहां तक तो दिखाई नहीं दिया। फिर ये इसमें जो कॉलम है, हाइट बढ़ती गई, अल्टीमेटली इस जगह पे आके ये रुक गया। एक हाइट अटेन कर ली इसने, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। मतलब इससे ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है, सॉल्वेंट यहां पे हमने क्या लिया है, वाटर। इससे ज्यादा एंटर नहीं कर सकते थे। और आप देख रहे हैं यहां मैंने डार्क बनाया है, यहां मैंने थोड़ा कम डार्क बनाया है, क्योंकि बाहर से पानी एंटर कर गया है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। यहां था प्योर सॉल्वेंट और इसके अंदर क्या था, सॉल्यूशन। कौन सा, शुगर सॉल्यूशन, और ये था प्योर सॉल्वेंट। क्लियर बात। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। बस इतनी सी बात। ओके, अब ये तब तक होती रहेगी जब इस वाटर का वेपर प्रेशर अंदर वाली फनल के अंदर जो मटेरियल है, अब जो सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। और उस वेपर प्रेशर को हम एक नया नाम देंगे। ये जो हाइट है, दिस इज इक्वल टू ओपी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइट ऑफ कॉलम H, मैं इसको H ले लेती हूं, हाइट ऑफ कॉलम H, और किसकी वजह से आया, अटेन्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले ऑस्मोसिस हुई, ऑस्मोसिस की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट होता है। ऐसा मत सोचना कि ऑस्मोटिक प्रेशर था इसलिए ऑस्मोसिस हुई। नो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, बट ऑस्मोसिस इज नॉट ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कैरिड आउट बाय एबेनॉलेट, दैट when aqueous solution of sugar is taken in an inverted thistle funnel having semi-permeable membrane attached to the bottom is placed in pure water, it is observed that pure water starts entering the thistle funnel gradually and attains a certain height, and this process is called osmosis. और सबसे पहले एबेनॉलेट ने इसको स्टडी किया था। तो इसका मतलब हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, thus the phenomena of pure solvent through a semi-permeable membrane from pure solvent to solution is called osmosis. और ऑस्मोटिक प्रेशर जितनी हाइट ये अटेन करेगा वाटर के सरफेस के ऊपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइट ऑफ कॉलम H अटेन्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स थिसल फनल से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, फिर मैंने आपको एक लाइन कही थी, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस and osmosis is not due to osmotic pressure. ठीक है, अब हम ब्लैक ग्रैम्स की बात करें। जब चने बिल्कुल ड्राई हैं, जैसे ही आपने पानी डाला उसमें से सिर्फ पानी ही अंदर जाता है, क्योंकि जितनी भी वेजिटेशन है, ह्यूमन बींग्स हैं, जितना भी लिविंग वर्ड है, सभी के स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। सेल के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें से पानी जो हमने ब्लैक ग्रैम्स डाले हैं, सिर्फ वाटर ही अंदर जा सकता है।
अब ह्यूमन स्किन को इसको मत कंसीडर करना कि हम भी पानी के अंदर जाएंगे तो फूल जाएंगे एंड लाइक दैट, नो। हमारी स्किन, इसकी सबसे बाहर वाली लेयर, जो हमारी स्किन की लेयर है, टिश्यू है, वो किस तरीके का है, उसके बाहर फैट की लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड्स, अब आप जैसे कोई क्रीम लगाते हो, कोई भी ऑयली कंटेंट स्किन पे लगाते हो तो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। जरा पानी लगाना स्किन पे, उसको रगड़ना के अंदर चली जाए, नहीं जाती है, लाइक डिजॉल्व, लाइक फैट एब्जॉर्ब हो जाता है ना। ड्राइनेस हो तो हम लोग क्रीम लगाने की कोशिश करते हैं। सो इट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डिफरेंस देखते हैं। अब देखो, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में फर्क क्या है, फिर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो, ऑस्मोसिस के लिए सबसे पहली कंडीशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के अंदर किसी तरह की मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आप पढ़ के आते हो +1 के अंदर, दो गैसेस आपस में आसानी से मिक्स कर जाती हैं। आपने रूम में एक जगह पे अगरबत्ती लगाई, थोड़ी देर में वो पूरे रूम के अंदर खुशबू हो जाती है, रादर पूरे घर में ही खुशबू हो जाती है। तो दैट इज डिफ्यूजन, क्योंकि वो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे फैल गए, और फ्रेग्रेंस एक जगह पे ज्यादा थी, जहां पे आपने अगरबत्ती या धूप लगाया है, वहां से पूरे कमरे में वो धुआं धुआं फैल जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर पार्टिकल्स। तो उसमें एयर भी मूव कर रही है और फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स भी, मतलब सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी। सो उसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट भी मूव करता है और सॉल्वेंट भी मूव करता है। दो लिक्विड्स को मिक्स करो, आप सिंपल पानी के अंदर डेटॉल की 2-4 ड्रॉप्स डाल दीजिए, आप देखना वो किस तरीके से धीरे 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 डिफ्यूज होके पूरे गिलास में फैल जाता है। दैट इज डिफ्यूजन। एक जगह पे फेंका आपने, पूरे में फैल जाएगा। ओके, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, कुछ मत करो, नो स्टिरिंग। धीरे धीरे चीनी के पार्टिकल्स जिस जगह बैठे हुए थे वहां उनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी ना, वहां से पूरे गिलास के अंदर फैल जाएंगे। विदाउट स्टिरिंग भी वो चीनी उसमें घुल जाएगी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो दोनों ही मूव करेंगे, उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं और शुगर पार्टिकल्स भी। तो ऑस्मोसिस के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट कहां से आता है, जिधर सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन कम, सॉल्वेंट ज्यादा, टू द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब जैसे शुगर का सोल्यूशन हमने डिप किया था तो बाहर पानी ज्यादा था, अंदर पानी कम था, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन किसकी, सॉल्वेंट की। लेकिन सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या थी, उधर लो थी और अंदर क्या थी, हाई। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरफ आएगा, बाहर ज्यादा सॉल्वेंट था अंदर कम था तो बाहर से अंदर को आ गया। लेकिन अगर हम रिवर्स लें तो अंदर से बाहर को आ जाएगा, अगर बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो। लेकिन इधर क्या है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। इधर सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई फंडा ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही मूव करते हैं। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस में होती है, लेकिन डिफ्यूजन तो गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, ठीक है। इट टेक प्लेस इन लिक्विड्स एज वेल एज इन गैसेस। ओके, ऑस्मोसिस को आप किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकते हो। जस्ट सॉल्यूशन वाली साइड और जितना उसने हाइट अटेन की है, बाहर वाली साइड से आप प्रेशर लगा दीजिए। वो हाइट तब तक बढ़ती जाती है जब तक उसके अंदर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर उस साइड लगाएं, ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाएगी। तो सॉल्यूशन साइड अगर आप प्रेशर ज्यादा लगा देते हैं, एडिशनल प्रेशर लगा देते हो, तो जिधर ज्यादा कंसेंट्रेशन है तो इट विल बी रिवर्स्ड। इसको आगे हम यूज करने वाले हैं। सी वाटर को इसी प्रोसेस के साथ हम लोग क्लीन करते हैं, उसको पीने के लायक बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड, लेकिन आप डिफ्यूजन को रिवर्स नहीं कर सकते। आपने पानी के अंदर डेटॉल घोल दिया, अब कोशिश कर लो डेटॉल की वो ड्रॉप वापस नहीं आएगी, प्रॉपरली वो डिस्पर्स हो गई उसके अंदर। एग्जाम्पल देखो, आप एग लीजिए, साइज नाप लेना, उसको फ्रेश वाटर में डाल दो, थोड़े टाइम के बाद आप देखना आपको एग का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। क्यों, बाहर प्योर वाटर था और एग के अंदर वाटर कम है, तो बाहर से पानी अंदर चला गया।
लेकिन इसी एग को अगर आप सॉल्ट के सोल्यूशन में रखोगे, नमक डाला पानी में और उसमें डाल दिया, इसका साइज छोटा हो जाएगा। रीजन, अब बाहर पानी कम है, नमक ज्यादा है, कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो पानी एग से बाहर को आएगा, राइट। तो पहले केस में हो रही है एंड ऑस्मोसिस, दूसरे में कौन सी हो रही है, एग्स ऑस्मोसिस। ठीक है, एग्स ऑस्मोसिस, कि जब हमने एग को रखा है, ये रहा फ्रेश वाटर, ठीक है, दिस इज प्योर वाटर, तो पानी अंदर को गया तो इसका साइज बड़ा हो गया। लेकिन अगर हमने बाहर रखा है नमक वाला पानी, तो देखिए अब नमक वाला पानी तो शुगर कम, तो ये अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर को आने शुरू होंगे और एग का फाइनल साइज आपको इतना सा दिखाई देगा, छोटा हो जाएगा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग इसको करके देखना जरूर। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन के लिए नथिंग, इट इज जस्ट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन, जब तक कुछ सब कुछ बराबर नहीं हो जाता। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर देयर इज मूवमेंट ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट अपनी जगह फिक्स रहेगा, एंड यस इट विल टेक प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो, आपने ऑस्मोसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ लिया। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस से ही ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, क्योंकि जिस वक्त यहां हमने शुगर सोल्यूशन रखा तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये अंदर जाने शुरू हो गए, राइट। तो इधर पहुंचते ही अब लेवल कहां जाएगा वाटर का, ऊपर 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 जाता जाएगा। और क्योंकि ये ट्यूब ऊपर से ओपन है, ठीक है, इट इज ओपन मींस इसके ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है, दैट इज पी एक्सटर्नल, और वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और ये तब तक लेवल ऊपर चलता जाएगा जब तक इसके अंदर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसके ऊपर लगने वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, and that will be the measurement of osmotic pressure. So when an aqueous solution of sugar taken in an inverted thistle funnel having a semi-permeable membrane attached at the bottom is placed in pure water, it is observed that pure water means solvent starts entering the thistle funnel and gradually and attain a certain height, और ये हाइट मेजरमेंट देगी ऑस्मोटिक प्रेशर की। So at this step, equilibrium is reached and the hydrostatic pressure of the liquid exactly balances the tendency of the liquid to pass inward through the semi-permeable membrane. तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये जो इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम रोकता है कि ये जो सॉल्वेंट की टेंडेंसी है टू गेट एंटर्ड इन द सोल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो रुक जाए। इसका मतलब जब ये इक्विलिब्रियम आ गया, there will be no osmosis। जब ये हाइट अटेन होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, पहले यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, अल्टीमेटली एक जगह पे जाके ये फिक्स हो गई, उसके ऊपर ये नहीं जाएगी। मींस अब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इंटरनल सॉल्यूशन का और उसके ऊपर लगने वाला, दोनों बराबर हो गए, तो उसके बाद ऑस्मोसिस रुक जाएगी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को टेक्निकली आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज the equilibrium hydrostatic pressure on the solution due to osmosis of pure solvent into it, it is a measure of osmotic pressure। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है, देखो ऊपर, उसी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, किसकी वजह से लगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट इज अ मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को एक स्पेशल ऑपरेटर से समझते हैं। ये दो वेसल हैं कनेक्टेड थ्रू दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां लिया है प्योर सॉल्वेंट, इधर है सॉल्यूशन, और इनको हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन से अटैच किया है। ये भी पिस्टन है और ये भी पिस्टन है। जैसे ही हम यहां पे जो भी हमने पार्टीशन रखी थी उसको हटाया, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों के लिए एक्सपोज हो गई। इधर सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर को जाने शुरू हो जाएंगे।
करते करते जैसे ही इधर गए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ये पिस्टन ऊपर उठेगा, ठीक है, ओके। जैसे ही पिस्टन ऊपर उठा, हमने ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर लगाया, बाहर से P एक्सटर्नल, सो दैट ये पिस्टन ऊपर ना उठे। फिर ऑस्मोसिस तो चलते जा रही है, एवरी टाइम सॉल्वेंट इधर एंटर करता है, पिस्टन ऊपर उठता है और हमें एक्सटर्नल प्रेशर की क्वांटिटी, उसकी फोर्स को बढ़ाना पड़ता है सो दैट ये पिस्टन मूव ना करे। तो आपने कितना P एक्सटर्नल लगाया टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस ना हो, ये मॉलिक्यूल इधर ना आए और पिस्टन अपनी ही जगह पे रहे। आपने बाहर से कितना प्रेशर लगाया, जैसे जेम्स वॉट वाला एक्सपेरिमेंट था ना, कि उसने चाय की जो केतली थी उसके ऊपर वो वेट रखे जा रहा था, वो फिर उठ जाती थी, फिर वेट रखता था, फिर उठ जाती थी, तो वेट बढ़ाए जा रहा था, तो स्टीम की पावर उसको पता चली। तो यहाँ पे कितना सॉल्वेंट इधर को जा सकता है, जब एक पर्टिकुलर वो हमारे पास वैल्यू आ गई कि अब हमने लेट इट बी कि बाहर से जो लगने वाला प्रेशर था इट वाज 890 mm ऑफ मर्करी। तो इतना प्रेशर लगाया, उसके बाद पिस्टन ने ऊपर उठना बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपने बाहर से प्रेशर लगाया दैट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रेशर रिक्वायर्ड जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इन केस एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लगा रहे हैं इट बिकम्स मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं इससे ज्यादा लगा दूं, जस्ट उसकी मूवमेंट को रोका है अपनी प्राइम पोजीशन के ऊपर, तो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं एक्स्ट्रा लगा दूं तो क्या हो जाएगी, देयर विल बी रिवर्स ऑस्मोसिस। इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, solvent molecules will move from solution to solvent, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट वाली साइड को मूव करना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सी वाटर को इसी तरीके से हम क्लीन करते हैं, इधर लेते हैं सी वाटर, इधर लेते हैं प्योर वाटर, और इधर जब हम एक्सटर्नल वेपर प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, इधर जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, तो ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाती है। सी वाटर में से प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरे कंटेनर में आ जाते हैं, ठीक है। सो इट वाज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब जो प्रोसेस हमने समझा है, अब आप उसको देखिए। रिटन के अंदर आपको सिर्फ इतना सा ही लिखना है दैट concept of osmotic pressure can be explained by a simple apparatus। और इसमें क्या है, it consists of two vessels connected by semi-permeable membrane, and these two compartments are fitted with watertight, these pistons are watertight piston। तो ये दोनों ही watertight pistons हैं और frictionless हैं। And let us take solution and solvent in separate compartments। इधर हमने लिया है प्योर सॉल्वेंट और उधर है प्योर सॉल्यूशन। ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर विल बी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू solution compartment। as a result piston on solution side it will move, it will tend to move upwards, right। तो उससे क्या होगा, जब ये ऊपर को जाएगा तो उसको रोकने के लिए to stop this movement of piston outwards we have to apply pressure on solution side। this pressure just sufficient to stop osmosis will be equal to osmotic pressure। अब इसके बाद हम लिखेंगे osmotic pressure की definition। so here comes the definition of osmotic pressure। और आप इसको कैसे define करेंगे, the minimum excess pressure which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into it through a semi-permeable membrane, and yes it is denoted by pi। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, ऊपर हम कितना प्रेशर लगाएं जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस ना हो, ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड को ना जाए, राइट। तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर।
Now what is reverse osmosis? As I told earlier, अगर P एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, इधर से इधर को मूवमेंट हो रही थी ड्यू टू ऑस्मोसिस, और ये पिस्टन ऊपर को जा रहा था और हम इसको रोक रहे थे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाए, तो उतना प्रेशर हम एक्सर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से रिवर्स डायरेक्शन को जाना शुरू कर देंगे। इफ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन, external pressure applied on solution is higher than osmotic pressure, then the movement of solvent molecules get reversed. That is, they start moving from solution to solvent compartment through semi-permeable membrane. इस word को miss नहीं करना है, otherwise ये diffusion बन जाता है. And this is called reverse osmosis. और मैंने बताया था सी वाटर इसी मेथड से हम लोग प्योरीफाई करते हैं, और सी वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस से जो हम क्लीन करते हैं, पीने के लायक बनाते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलिनेशन। तो इस तरफ भर लेंगे सी वाटर, इधर प्योर वाटर, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाएंगे और वो प्योरीफाई हो जाएगा। अब मैथमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, एंड इट वाज गिवन बाय वेंट हॉफ इन 1887। ही ऑब्जर्व्ड दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इट इज गिवन बाय पाई इज इक्वल टू CRT। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, वेयर C is concentration, concentration of solution, कितना हमने solution लिया, R and T both are constants, दोनों ही constant हैं, और पाई क्या है, this is osmotic pressure. R and T are constant, therefore pi will be directly proportional to what? It will be directly proportional to C. तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। अब देखो यहीं से आपका एक क्वेश्चन निकल आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कंसंट्रेशन मीन्स वो मोल हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो 10 ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, देयरफॉर it is a colligative property. It is a colligative property. कंसेंट्रेशन आ गई तो मोलर कंसेंट्रेशन होगी, नंबर ऑफ मोल्स ही प्रेजेंट होंगे इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ molecular mass of solute from osmotic pressure। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है MP। we know pi it is equal to CRT। ठीक है, और गिवन कंडीशंस के अंदर टेम्परेचर और दिस इज कांस्टेंट दोनों बराबर होते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू इसकी गिवन रहती है। ओके, सो C इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन, C इज इक्वल टू N अपॉन V। C इज मोलर कंसेंट्रेशन, C इज मोलर कंसेंट्रेशन, देयरफॉर C इज इक्वल टू N अपॉन V। N इज नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स किसके, वेयर N इज इक्वल टू number of moles of solute, that is N किसके बराबर आएगा, WB upon MB। तो ये मेरे पास आ गया पाई, इट विल बी इक्वल टू C की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इट विल बी N अपॉन V
आर टी, बट एन हमारे पास आ गया है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, देयरफॉर पाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। इसको रीअरेंज करते हैं, पाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन वी। देखो एक तो ये फॉर्मूला बन गया, और यहां से जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन पाई आर टी अपॉन वी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन है, जस्ट आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करनी थी, इट वाज एन अपॉन वी। और नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के, तो एन किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये रहा इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आ गई हमारे पास, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और यहां एन की वैल्यू पुट करी, और पाई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन वी, उसको रीअरेंज करके लिखे। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए, आप रिलेटिव लोअरिंग की बात करते हैं, इन केस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपको चाहिए प्योर का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का, प्योर का, एंड इट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इन केस ऑफ elevation in boiling point, you are to calculate delta TB equal to kbm. Again, molality is number of moles of solute. Then we are having depression in freezing point. So that is delta TF, it will be KFM. Again, number of moles of solute. And last में हमने किया pi. This is osmotic pressure. Osmotic pressure pi, it is equal to WB upon MB, मैं ऐसे लिख देती हूँ, into RT upon V, और pi is equal to CRT, जहां पे C is concentration means number of moles of solute। तो 4 प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, तो कौन सा तरीका बेस्ट है जिसको आप आसानी से अप्लाई कर सके विदाउट एनी एक्स्ट्रा तामझाम। तो देखिए, प्योर का वेपर प्रेशर मेजर करना, फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करना, इट्स अ टीडियस जॉब। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को चेक करना, अगेन अपरेटस थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी वही सिचुएशन रहेगी। इन चारों में सबसे सिंपल मेथड था ऑस्मोसिस। आप सेटअप लगाइए, मजे से घर जाइए, अगले दिन आकर रीडिंग नोट कर लेना, क्योंकि जब एक बार वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिक्स हो गया उसके बाद ऑस्मोसिस होगी ही नहीं। तो दैट विल बी द फिक्स्ड वैल्यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कहां पे चेंज आता है इतना, तो वो ओपन है, कोई टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर आप समर्स में कोशिश करोगे उस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने की तो टेम्परेचर कोई ज्यादा वेरी नहीं करता, एक साल रहता है, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू मेजर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, क्योंकि इसकी सेटअप सबसे सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा इसके ऊपर फॉर्मेलिटीज नहीं है। सो आंसर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशंस 3 तरह के हो सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है ए एंड बी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी। फर्स्ट केस, अगर पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम, इट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के साथ आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, तो यहां पे सेम क्या है, दे आर हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल। दूसरा केस, दोनों में से एक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और एक, दोनों में से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, एक का कम। अब मान लीजिए पाई ए इज ग्रेटर देन पाई बी, इसका मतलब पाई ए क्या है, दिस इज हाइपरटोनिक, हाइपर ज्यादा, इसका लो है,
ऑस्मोटिक प्रेशर, इट मींस दिस इज हाइपो, हाइपो मतलब, हाइपो का मतलब होता है लेस, दिस इज हाइपोटोनिक। देखो हाइपर, हाइपर का मतलब होता है हाई, हाइपो, हाइपो का मतलब होता है लेस। तो यही से पता चल जाता है हाइपरटोनिक, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहां पे टोन वर्ड हम यूज कर रहे हैं फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक मतलब लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक मींस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपल। अब इनकी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हम इसको बहुत ही केयरफुली अप्लाई करते हैं। देखना कैसे। Now this is very important. Great care is taken during intravenous injections. Why? जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जब भी इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है इधर वेन के अंदर, राइट, तो बहुत ध्यान रखा जाता है, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर तो जो इंजेक्शन दिया है दैट इज आइसोटोनिक विद आवर ब्लड स्ट्रीम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि जब दोनों ही ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे ए एंड बी, तो देयर विल बी नो फ्लो, कहीं से भी किसी तरह का फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा। लेकिन अगर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक इंजेक्शन दिया जाता है तो वो दोनों ही सिचुएशंस डेंजरस होती हैं। कैसे? पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे होंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को मैंने ऐसे थोड़ा डार्क दिखाया है कि दूर से दिख जाए, इट इज मोर कंसेंट्रेटेड। तो ये बाहर वाला सॉल्यूशन इट इज हाइपरटोनिक, और आरबीसी, दिस इज आरबीसी, इट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब इसकी कंसेंट्रेशन कम है, दिस इज द मीनिंग। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, हाइपोटोनिक मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज हाई। हाइपोटोनिक मतलब इट इज हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर तो किस पे डिपेंड करता है? कंसेंट्रेशन के ऊपर। तो हाइपरटोनिक का मतलब इट इज हैविंग हाई कंसेंट्रेशन एंड इट इज हैविंग लो कंसेंट्रेशन। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? पानी सबसे ज्यादा कहां पे है? क्वाइट ऑब्वियस, यहां पे। आप ये मान के चलो कि ये बाहर है शुगर सोल्यूशन एंड दिस इज प्योर वाटर, बाहर सोल्यूशन और अंदर प्योर वाटर। तो सॉल्वेंट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर आना शुरू हो जाएगा। इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। ठीक, लो कंसेंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट तो ज्यादा होगा उधर। तो अब ये इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? जब पानी अंदर से बाहर चला गया तो आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा, आरबीसी गेट श्रंक। ठीक है, तो इसका साइज स्मॉल हो जाता है। साइज स्मॉल हो गया तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो दैट सिचुएशन विल बी लीथल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी, जब तक ब्रेन में पहुंचेगी तो अनकॉन्शियसनेस एंड इट मे समटाइम इवन लीड टू डेथ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बाहर से जो हमने मेडिसिन भेजी है ब्लड स्ट्रीम के अंदर दैट इज हाइपोटोनिक। तो आपको दिखाई दे रहा है अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मींस अब ये शुगर सॉल्यूशन है और बाहर प्योर वाटर, तो क्या होना है? क्वाइट ऑब्वियस, ये इस तरीके से आएगा, है ना। तो इस तरीके से जब ये बाहर से मॉलिक्यूल अंदर आने शुरू हो गए, व्हाट विल हैपन? व्हेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड, आरबीसीज हैव हाई कंसेंट्रेशन। अब ये जो आरबीसी है दिस इज हाइपोटोनिक, मींस इट इज हैविंग हाई कंसेंट्रेशन, और बाहर क्या है? लो कंसेंट्रेशन। ठीक, ये चीजें साफ सी दिखती हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां को जाएंगे? फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन किसकी? सॉल्यूशन की। इस वजह से ये जो आरबीसीज हैं ये बहुत बड़े साइज के हो जाते हैं और अल्टीमेटली दे बर्स्ट, दे गेट सोलन एंड अल्टीमेटली बर्स्ट। ये तो छोटे साइज का हो गया था, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जा भी रही होगी, बट ये क्या करेगा? जैसे ही पानी इसके अंदर जाएगा साइज इतना बड़ा हो जाता है कि अल्टीमेटली ये फट जाता है। बैलून को आप भरते जाओ इट विल बर्स्ट। तो अब इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, विच इज वेरी डेंजरस कंडीशन व्हेन दे गेट सोलन एंड अल्टीमेटली बर्स्ट। तो ये रीजन है कि जब इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है ग्रेट केयर इज टेकन।
सो ग्रेट केयर इज टेकन ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शन। इसको इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिखना होता है। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। A solution of sucrose molar mass 342 is prepared by dissolving 68.4 gram of its per liter of the solution। पर लीटर का मतलब 1 लीटर। तो क्या गिवन है? दिस इज WB, इट इज 68.4 ग्राम्स और MB आपको दिया है सुक्रोज एंड इट इज ऑलरेडी गिवन 342 ग्राम्स। ओके, वॉल्यूम इट इज 1 लीटर। जब भी आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम आता है WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V, या तो ये डायरेक्ट लीटर्स में गिवन है। मान लीजिए आपको वॉल्यूम दिया है, लेट इट बी 200 ml, तो किसके बराबर होगा? 200 अपॉन 1000, इट विल बी 0.2 लीटर। तो आप इसको यहीं पे वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहां ml लेते हो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 1000। तो आप देख लीजिए जो आपको इजी लगता है आप पहले ही कन्वर्ट कर ले, तो फॉर्मूला फिर सीधा यही यूज होगा। ओके, नाउ यू आर गिवन टेम्परेचर, इट इज 300 केल्विन एंड R इट्स अ गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू रहती है 0.082। तो हमें निकालना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पाई विल बी इक्वल टू WB इज 68.4 डिवाइडेड बाय 342 इंटू R इज 0.082 डिवाइडेड बाय इट इज वॉल्यूम इज 1 लीटर, R टेम्परेचर इज 300। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये डेसिमल हटाया, ये बन गया 684 अपॉन 342 इंटू 10। ये डेसिमल हटा, 10 नीचे आया, ये आ गया 82 अपॉन 3 zeros हियर। ओके, और यहां क्या है? 300। देखिए क्या क्या करता है, 2 0 के साथ कैंसल आउट। ओके, 342 1, 342 जा 684। ओके, नाउ वी आर हैविंग 3 2 जा 6 into 82 upon 10 into 10 100, 6 2 are 12, 6 8 are 48 plus 1 49, 492 upon 100। पाई किसके बराबर आया? 4.92 एटमॉस्फेयर्स। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, जस्ट वैल्यूज पुट करी और आपने ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाल ली। ये तो था सिंपल जहां आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को बोला गया हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर मास का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो दिस इज WB 1.26 ग्राम और वॉल्यूम इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 200 अपॉन 1000, इट इज इक्वल टू 0.2 लीटर्स। मैंने यहीं पे इसको सॉल्व कर दिया। The osmotic pressure of such a solution at temperature दे दिया है 300 Kelvin is found to be, pi is given 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar और R की वैल्यू आपको गिवन है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स। ठीक है, निकालना क्या है आपने? MB। फॉर्मूला क्या कहता है? पाई इट इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन वॉल्यूम। चलिए सबकी वैल्यूज पहले पुट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट यू विल गेट, आपको निकालना है MB। पाई इट इज 2.57 इंटू 10 raised to power minus 3 इक्वल टू WB इट इज WB इज 1.26, MB मुझे निकालना है और R की वैल्यू इज 0.083 इंटू टेम्परेचर इज 300 एंड वॉल्यूम इट इज 0.2 लीटर्स। MB इधर ले जाते हैं, MB विल बी इक्वल टू 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10 raised to power minus 3 इंटू 0.2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया डेसिमल से डेसिमल कैंसिल 126 अपॉन 257
नेक्स्ट ये 0 डेसिमल यहां से हटाया, ये बन गया 83 अपॉन 3 zeros। ऑलरेडी हमारे पास है -3, ठीक है, ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया 0.2, डेसिमल हटाया 10 ऊपर। अब आप देख लीजिए, ये तो इसी से कैंसिल हो गया, ये 10⁻³ हो जाएगा, ये -3 हो गया, ठीक है। तो नाउ इट इज 2 1 2 6 2 3 63 आ गया, ये कैंसिल। नाउ दिस विल बी 63 इंटू 83 इंटू 3 के आगे लगे 3 zeros, 3000 अपॉन 257। अब देखो हमारे पास आ गया 63, 83 और 3 के आगे 3 zeros लगी, 3000 अपॉन 257। इन दोनों को सॉल्व करिए तो हमारे पास आ जाएगा 63 इंटू 83 इंटू 3, मैंने 1000 को सेपरेट कर लिया, 257। 63 इंटू 83 इंटू 3, आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 15,687। इट विल बी डिवाइडेड बाय 257 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको डिवाइड करके आएगा 61.0389 इंटू 1000 एंड इट विल बी इक्वल टू 61038.9, और आप इसको लिख सकते हो 61039, ठीक है। तो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लीजिए, इनको जीरोस को काटने से बेहतर है 1000 को सेपरेट कर लें। तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको 63 से कर लो, यू विल गेट 15687, और उसको 257 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 61.0389। उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 के साथ, तो ये 3 डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया, तो 61083.9, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए तो 38 का बन जाएगा 39। सो इस तरीके से जो कुछ गिवन था आप उनको पुट कीजिए, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। अब ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल है, उसने आपको 2 सॉल्यूशंस दे दिए, एक तरफ है 5% सुक्रोज, दूसरी तरफ है 0.877% यूरिया, ठीक है। परसेंटेज में दिया है वॉल्यूम इज 100 ml, मतलब दोनों साइड वॉल्यूम सेम है। तो इसको मैं ले लेती हूं A और इसको मैंने ले लिया B। तो पहले जो जो वैल्यूज इनकी आपके पास गिवन है आप उनको लिख लीजिए। तो यहां पे कंसंट्रेशन इज 5%, यहां पे कंसंट्रेशन इज 0.887, मतलब WB इज 5 ग्राम, यहां पे WB इज 5 ग्राम, वॉल्यूम इज 100 ml मीन्स 0.1 लीटर, वॉल्यूम इज 100 ml मीन्स 0.1 लीटर। कैसे आया? 100 अपॉन 1000 लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। RT दोनों में ही होगा, राइट। तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो पाई A इट विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। इधर मैंने निकाली पाई B, इट विल बी WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V, ओके। इनके वैल्यूज पुट कीजिए। पाई A विल बी इक्वल टू WB इज 5 ग्राम अपॉन 342 ग्राम्स इंटू RT अपॉन 0.1। दूसरी साइड आ गया WB, इट इज इक्वल टू गिवन मास इट इज 0.877 ग्राम्स, 0.877 अपॉन MB मुझे पता करना है, RT अपॉन 0.1। क्योंकि एज सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, क्योंकि सॉल्यूशन आइसोटोनिक थे, देयरफॉर W pi A will be equal to pi B. This is very important line, क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस आइसोटोनिक हैं, इसलिए इसका मतलब पाई A बराबर हो गया पाई B के, मीन्स 5 अपॉन 342 इंटू RT अपॉन 0.1 किसके बराबर आ गया? इट विल बी इक्वल टू 0.877 अपॉन MB इंटू RT अपॉन 0.1। मैंने इसको थोड़ा सा इधर लिखा है सो दैट मैं इस स्पेस को यूज कर सकूं, लेकिन आपने ऐसे करके इसके नीचे लिखते जाना है।
0.1 कैंसिल, RT के साथ RT कैंसिल। अब मेरे पास बचा क्या, 5/342 इक्वल टू 0.877 अपॉन MB। आगे ले आते हैं, MB विल बी इक्वल टू, MB इधर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी रिटर्न एज 0.877 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 5। और इसको 877 को मल्टीप्लाई कीजिए 342 के साथ एंड यू विल गेट आफ्टर डिवीजन विथ 5 59.99 और आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, इट विल बी 60 ग्राम्स। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जहां आपको दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में कंपेयर करना। इट विल बी गिवन दैट दे आर आइसोटोनिक, तो उसमें आपको RT की वैल्यू चाहे उन्होंने टेम्परेचर दिया भी हो, नो नीड टू मेंशन, क्योंकि आइसोटोनिक है तो टेम्परेचर की कंडीशंस सेम ली गई होंगी। तो अगर आप वैल्यूज रख भी दोगे तब भी वो कट ही होनी है, क्योंकि ये दोनों ही परसेंटेज में थे। अगर मैं वॉल्यूम V भी लिख देती तब भी ठीक था, लेकिन कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो दो कंपोनेंट मेरे पास आ गए, ग्लिसरीन और दूसरा है ग्लूकोज। ठीक है, इसमें दिया है ग्लिसरीन के केस में इट इज WB इज इक्वल टू 10.2 ग्राम्स पर लीटर, वॉल्यूम इज 1 लीटर। दूसरी साइड दिया है कंसेंट्रेशन, दिस इज 2%, मींस WB, ये है ग्लूकोज और ये है ग्लिसरीन। तो WB इज 2 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 100 ml, मींस 0.1 लीटर। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन। आपको ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है और इधर MB इज गिवन दैट इज 180 ग्राम्स। तो पाई, ये कंपोनेंट है A, ये कंपोनेंट है B, तो पाई A किसके बराबर होगा, इट विल बी WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। इधर पाई B किसके बराबर होगा, W बाय MB into RT upon V. Okay, put all the values. Pi A will be equal to 10.2 upon MB, जो मुझे निकालना है, into RT upon 1, और इधर है पाई B equal to 2 upon 180 into RT upon 0.1. ठीक है, as solutions are isotonic, therefore pi A is equal to pi B। तो दोनों को बराबर कर दीजिए, तो इट विल बी 10. चलो इसको यही करते हैं सॉल्व, 10.2 इंटू RT अपॉन MB इंटू 1 इक्वल टू हमारे पास है 2 अपॉन 180 इंटू RT अपॉन 0.1। ओके, तो RT के साथ RT कैंसिल, यहां पे है 0.1, इसको हटाया और हम डेसिमल लगा देंगे ऊपर, 10, 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, तो मेरे पास आया 10.2 अपॉन MB, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। इसको इधर ले आते हैं, ये आ गया मेरे पास, MB इस साइड ले जाते हैं, इट विल बी 10.2 इंटू 9 इक्वल टू MB। तो MB किसके बराबर आया, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो इट वॉज 91.8 grams and this is molecular mass of glycerin। ये आया 91.8 grams। तो न्यूमेरिकल्स आर टू सिंपल। जो चीज आपसे पूछी गई है, दोनों सॉल्यूशंस आपको आइसोटोनिक दिए हैं, सबकी वैल्यूज पुट कीजिए, दोनों को बराबर रख लीजिए। तो इधर कंपोनेंट है A, इधर कंपोनेंट है B। A कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, जो कटता है उसको काट दीजिए। आपकी कैलकुलेशन मेरे से डिफरेंट हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू विल गेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन। लेकिन ये दोनों आप तभी बराबर कर सकते हैं जब आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया होता है।
इस तरीके से गिवन वैल्यूज को यूज कीजिए, दोनों को बराबर कीजिए, जो कटता है काटिए, और वहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो भी आपको सल्यूट बोला गया होगा। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. So stay tuned for the upcoming video regarding abnormal molecular masses and Van't Hoff factor. Till then, complete your notes and revise these numericals.